नमस्कार सभी को। हमारे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी गुल्ली डंडा। हमारे अंग्रेज मित्र माने या न माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी युवकों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट-पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूँ। न लॉन की आवश्यकता, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। मज़े से किसी पेड़ की एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ जाएं तो खेल आरंभ हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा खर्च न कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो सकता। ये गुल्ली डंडा है कि बगैर हल्दी फिटकरी के चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेजी वस्तुओं के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी 3-4 रुपए सालाना सिर्फ खेले की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मढ़ते हो। सही है, गुल्ली से आँख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का डर नहीं रहता। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई मित्र ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे। खैर, ये अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों में अच्छी लगती है। बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे अधिक मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना, गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों के जमघटे, वह पदना तथा पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत, अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोचलों की, प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश ही नहीं थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब घरवाले बिगड़ रहे हैं। पिताजी चौके पर बैठे बेग से रोटियों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की भांति डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पधाने में मस्त हूँ। ना तो नहाने की सुधि है, न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठास, तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक युवक गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा, दुबला लंबा, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी ही चपलता, वही झल्लाहट। गुल्ली कैसी भी हो, उस पर इस तरह लपकता जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैम्पियन। जिसकी ओर वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़ कर स्वागत करते तथा उसे अपनी गुइयाँ बना लेते। एक दिन मैं और गया 2 ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था और मैं पद रहा था, लेकिन कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम पूरे दिन मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो मेरे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपने दांव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। अनुनय विनय का कोई असर न हुआ। मैं घर की तरफ भागा। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया तथा डंडा तानकर बोला, मेरा दांव देकर जाओ। पदाया तो बड़े वीर बनके, पदने की बारी आई क्यों भागे जाते हो। तुम दिन भर पदाओ, मैं दिन भर पदता रहूं। हाँ, तुम्हें पूरे दिन पदना पड़ेगा। न खाने जाऊं न पीने जाऊं। हाँ, मेरा दांव दिए बगैर कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा नौकर हूँ। हाँ, मेरे नौकर हो। मैं घर जाता हूँ, देखूँ मेरा क्या कर लेते हो। पर जाओगे कैसे? कोई दिल लगी है? दांव दिया है, दांव लेंगे। अच्छा, कल तुम्हें मैंने अमरूद खिलाया था, वह वापस कर दो। वह तो अब पेट में चला गया। निकालो पेट से। तुमने खाया क्यों मेरा अमरूद? अमरूद जब तुमने दिया तब मैंने खाया, तुमसे मांगने न गया था। जब तक मेरा अमरूद नहीं दोगे मैं दांव न दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी तरफ है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ बर्ताव करता है।
भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या हक है? रिश्वत देकर तो लोग खून भी पचा जाते हैं। ये मेरा अमरूद ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे, जो गया के बाप को भी नसीब नहीं होंगे। ये सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मेरा दांव देकर जाओ। अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था। मैं अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था। वह मुझे जाने न देता। मैंने गाली दी, उसने उससे भी बड़ी मुझे गाली दी। क्या गाली नहीं, 2-1 चांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत काट लिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका और भागा। मैंने फौरन आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का युवक एक नीच जात के लौंडे के हाथों से पिट गया। ये मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, मगर घर में किसी से शिकायत न की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की प्रसन्नता में मैं ऐसा भूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख नहीं हुआ। पिताजी दुखी थे। ये बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी। यहाँ सब वस्तुएं सस्ती थीं और मोहल्ले की औरतों से घेराव सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी के फूला न समाता था। लड़कों से डींगे मार रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं। ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आकाश से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर युवकों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे दोस्तों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में मिथ्या को सच बना लेने की वह शक्ति है जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं, क्या समझें। उन बेचारों को कितनी स्पर्धा हो रही थी, मानो कह रहे थे, तुम किस्मत के धनी हो भाई, जाओ, हमें तो इस उजड़ ग्राम में ही जीना है और मरना भी। 20 वर्ष गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी ज़िले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा तथा डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियाँ मन में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासे पथिक की तरह बचपन के क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के अलावा वहाँ कुछ और परिचित न था। जहाँ खंडहर था वहाँ पक्के घर खड़े थे। जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब एक सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम तथा स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं इसे पहचान भी न सकता था। बचपन की संचित तथा अमर स्मृतियाँ बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी। लेकिन ये दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूँ, तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली हुई जगह में मैंने 2-3 युवकों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक पल के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ। साहबी ठाट में, रोब और अधिकार के आवरण में जाकर एक युवक से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक युवक ने गुल्ली डंडा समेट कर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार? मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ, वही गया नाम का कोई व्यक्ति है तो शायद वही हो। हाँ है तो जरा उसे बुला सकते हो? युवक दौड़ा हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर ही से पहचान गया। उसकी तरफ लपकना चाहता था, उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मज़े में रहे? बहुत मज़े में। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइस हूँ। मतई, मोहन, दुर्गा ये सब कहाँ हैं? कुछ खबर है? मतई तो मर गया, दुर्गा तथा मोहन दोनों डाकिए हो गए। और आप? मैं तो नगर का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े अक्लमंद थे। जब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी तरफ प्रश्न की आंखों से देखा।
अब गुल्ली डंडा क्या खेलूँगा सरकार, अब तो पेट के धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ हम तुम खेलें, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। गया बहुत मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, हमारा उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप न थी। इसीलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे तथा अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में बेमज़ा कहाँ रहेगा, पर खेले बगैर रहा भी तो नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से दूर जाकर एकांत में खेलें। वहाँ कौन कोई देखने वाला बैठा होगा। मज़े से खेलेंगे तथा बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की तरफ चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, मगर गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता अथवा आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर रह गया था वह सोचने में मगन था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आई थी गया? सत्य कहना। गया झेंपते हुए बोला, मैं आपको क्या याद करता हुजूर, किस काबिल हूँ। भाग्य में आपके सब कुछ दिन खेलना बदा था, ये नहीं मेरी क्या गिनती। भाग्य में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं तो मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर बोला, मगर मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद मत दिलाओ। वाह, मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो अब ना आदर सम्मान में पाता हूँ न धन में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उससे मन मीठा होता रहता है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों ओर सन्नाटा था। पश्चिम की ओर कोसों तक भीम ताल फैला हुआ था, जहाँ आकर हम किसी वक्त कमल के पुष्प तोड़ ले आते थे, उसके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही थी। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया तथा एक टहनी काट लाया। झटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल आरंभ हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप आकर बैठ जाती थी। वह दाएं बाएं कहीं भी हो, गुल्ली उसकी हथेलियों में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वह बसीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली सभी उसे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथ में कोई चुंबक हो जो गुल्लियों को खींच लेता हो। मगर आज गुल्ली को उससे प्यार नहीं रहा। फिर मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियाँ कर रहा था, अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। हुच जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के मुताबिक गया की बारी आनी चाहिए थी गुल्ली पर। जब ओछी चोट पड़ती है, वह जरा दूर गिर पड़ती तो मैं झटपट उसे स्वयं उठा लेता और दोबारा टाण लगाता। गया ये सारी कायदगियाँ देख रहा था, मगर कुछ न बोलता था, जैसे उसे ये सब कायदे कानून भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकल कर टन से डंडे में आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। मगर आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं थी। कभी दाहिने जाती, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आधा घंटा पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे में नहीं लगी। बिल्कुल पास से गई, मगर लगी नहीं थी। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया। न लगी होगी, डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे। बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, मगर आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था और गया है कि सारी बातें भूल गया। सहसा गुल्ली डंडे में लगी तथा इतने जोर से लगी जैसे बंदूक छोटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी भांति धांधली करने का साहस
मुझे इस वक्त भी न हो सका, लेकिन क्यों नहीं एक बार सत्य को झूठ बनाने की चेष्टा करूं। मेरा हर्ज किया ही क्या है। मान गया तो वाह वाह, नहीं तो दो चार हाथ पटना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से गला छुड़ा लूँगा, फिर कौन दांव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई टन से बोली। मैंने अनजान बनने की कोशिश करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली, है सरकार, और जो किसी ईंट में लग गई हो। मेरे मुख से ये वाक्य उस वक्त कैसे निकला, इसका खुद मुझे आश्चर्य है। इस सच को झुठलाना वैसे ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, मगर गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट से लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ ना आती। मैंने फिर पदाना आरंभ किया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दांव देना तय कर दिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा वक्त होगा, ये न जाने कितनी देर पदाए, इसीलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं, अभी काफ़ी उजाला है, तुम अपना दांव ले लो, कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे बिल्कुल अभ्यास नहीं था। उसने 2 बार टाण लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया। 1 मिनट से कम में वह दांव पूरा कर चुका था। बेचारा घंटा भर पदा, 1 मिनट ही में अपना दांव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दांव और खेल लो, तुम पहले ही हाथ में हुच गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया। क्या कभी खेलते नहीं? खेलने का वक्त कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे तथा चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे। आप भी आओगे? जब आपको फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया। दूसरे दिन मैच देखने आया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले। अधिकांश लड़के थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका वह नैपुण्य देखकर मैं विस्मित हो गया। टाण लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल किसी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस प्रकार पदाया होता मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लेती थी। पढ़ने वालों में एक युवक ने धांधली की। उसने अपने ख्याल में गुल्ली रोक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई। लड़का दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो अवश्य मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे लड़कपन का आनंद आ रहा था। जब हम सब कुछ भूल कर खेल में मस्त हो जाते थे, अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला ही नहीं, सिर्फ खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानियाँ की, पर उसने जरा भी गुस्सा नहीं किया। इसीलिए वह खेल ही नहीं रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मान रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ और ये अफसरी मेरे तथा उसके बीच की दीवार बन गई। अब मैं उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, इसमें कोई भेद नहीं था। ये पद पाकर अब मैं सिर्फ उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। तो ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद्र की गुल्ली डंडा। आप लोगों को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सादर नमस्कार सभी को।